जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके, जिसे आम भारतीय अपनी छाती का कांटा मानता है, जिसे जब तब घुसकर जीत लाने की बात होती है, वही पीओके जिसके बारे में सामान्य धारणा है कि उस पर पाकिस्तान ने 1947 में आजादी के तुरंत बाद कब्जा कर लिया था, और वही पीओके जिसे नेहरू हार गए थे। लेकिन नेहरू पीड़ितों को यह जानकर बड़ी पीड़ा होगी दोस्तों कि पीओके में नेहरू का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, और नेहरू ही नहीं, इंडियन आर्मी का भी कोई रोल नहीं है, और न ये रोल किसी युद्ध का है, किसी लड़ाई का है। यह इलाका यानी पीओके स्वेच्छा से पाकिस्तान को मिला था। इसे इतिहास में गिलगित रेबिलियन भी कहते हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो मैं कुछ किताबों के नाम आपको बताता हूं, इन्हें पढ़ लें। पहली और सबसे ऑथेंटिक किताब है मेजर विलियम ब्राउन की किताब गिलगित रेबेलियन, द मेजर हु म्यूटिनीड ओवर पार्टीशन ऑफ इंडिया। मेजर ब्राउन कौन था, यह आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी किताब है क्रिस्टोफर स्नेडन की द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द पीपल ऑफ आजाद कश्मीर। तीसरी किताब है याकूब खान बंगश की किताब अ प्रिंसली अफेयर, द एक्सेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान 1947 टू 1955। और चौथी किताब है वीपी मेनन की द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। सरदार पटेल के सबसे विश्वसनीय सहयोगी भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी वीपी मेनन के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और इतना भी पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो द वायर में सुधींद्र कुलकर्णी का लेख पढ़ लीजिए, जिसका शीर्षक है कैसे और क्यों गिलगिट बाल्टिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को चुनौती दी और पाकिस्तान में शामिल हो गया। सुधींद्र कुलकर्णी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी के रूप में काम कर चुके हैं और फोरम फॉर ए न्यू साउथ एशिया पावर्ड बाय इंडिया पाकिस्तान चाइना कोऑपरेशन के संस्थापक हैं। तो दोस्तों, पीओके की कहानी शुरू करते हैं। विलियम ब्राउन, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर, गिलगिट स्काउट नाम की पैरामिलिट्री फोर्स का कमांडर। ऊपरी कश्मीर, जिसे हम गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान ने इंडिया या कश्मीर राजा से लड़कर नहीं जीता, और न ही नेहरू ने उसे गिफ्ट किया था। इसे पाकिस्तान को गिफ्ट करने वाला बंदा था मेजर विलियम ब्राउन, जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। गिलगिट को ब्रिटिश सरकार ने राजा हरि सिंह से 30 साल के लिए लीज पर लिया था। असल में डूरंड लाइन और अफगानिस्तान सीमा पर रूस ब्रिटेन ग्रेट गेम के सिलसिले में अंग्रेजों को इस इलाके की जरूरत थी। 1930 में ली गई ये लीज 1960 में समाप्त होती, लेकिन 1947 में वक्त बदल गया, हालात बदल गए और जज्बात भी बदल गए। अंग्रेज झोला उठाकर चले तो डोगरा राजा का डेलीगेशन गिलगित गया प्रशासन का चार्ज हैंडओवर लेने। साथ में गए कुछ राजा के सिपाही। नॉट किंग्स आर्मी, सैनिक नहीं, सिपाही। सिपाही यानी ठुल्ले, यानी पुलिस वाले। सैनिक तो थे ही नहीं, क्योंकि रजवाड़ों को आर्मी रखने की इजाजत नहीं थी। सहायक संधि यानी सब्सिडरी ट्रीटी, सेना नहीं रखना है, सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे, रेजिडेंट रखेंगे। अंग्रेजों की राजाओं से सहायक संधि। इतिहास पढ़ा होगा तो आपने लॉर्ड वेलेस्ली का नाम भी सुना होगा और सहायक संधि का भी जिक्र आया होगा। कुछ याद आया? ओके। तो राजा की आर्मी नहीं थी। मुट्ठी भर पुलिस वालों और प्रभार लेने गए डेलीगेशन को लोकल लोगों ने आसानी से बंधक बना लिया, क्योंकि ये लोग डोगरा शासन में लौटना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं लौटना चाहते थे? जी नहीं, हिंदू मुसलमान कारण नहीं था। कारण था रोकड़ा, रोजी रोटी। आपको शायद पता न हो कि कश्मीर रियासत को उसके 100 साल पहले सिख राजा रणजीत सिंह के नौकर गुलाब सिंह ने खरीदा था, पूरे 75 लाख में, जो तब बेहद बड़ी रकम थी। और ये पैसा गुलाब सिंह बेचारे ने ब्याज पर उठाया था। तो अब किसको लूट कर वो किस्ती भरता? कश्मीर की पब्लिक को ही ना।
आपको यह भी पता नहीं होगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने गुलाब सिंह को एशिया का सबसे महान, दुष्ट और एक क्रूर शासक कहा था, अत्याचारी कहा था। अपनी पत्नी को लिखे एक पत्र में लॉर्ड हार्डिंग ने लिखा था कि जिस आदमी से मुझे निपटना है, गुलाब सिंह, वह एशिया का सबसे बड़ा बदमाश है। दुर्भाग्य से उसकी हालत में सुधार करना आवश्यक है, क्योंकि उसने हमारे विरुद्ध युद्ध में भाग नहीं लिया था और उसका क्षेत्र हमसे सटता है। हम बिना किसी असुविधा के उसकी रक्षा कर सकते हैं और उसे सिख क्षेत्र का एक टुकड़ा दे सकते हैं जो उसकी ताकत को उनके खिलाफ उसी स्तर पर संतुलित करता है। और चूंकि वह भौगोलिक रूप से हमारा सहयोगी है, मुझे भूल जाना चाहिए कि वह एक दुष्ट है और उसके साथ उससे बेहतर व्यवहार करना चाहिए जिसका वह हकदार है। तो दोस्तों, डोगरा वंश अपने कठोर टैक्सेशन और रूढ़ प्रशासन के कारण बड़ा अलोकप्रिय था। बाद में एक राजा जो हरि सिंह के दादा थे, थोड़े ठीक ठाक राजा निकले, मगर राजवंश की इमेज तो खराब थी और गिलगित वालों को तो लीज के कारण 1930 में मुक्ति मिली थी। अब वे भला फिर क्यों दोबारा डोगरा राज में लौटते? तो सिपाहियों, कर्मचारियों के हाथ पैर बांधकर गिलगित में एक पब्लिक काउंसिल बनाई गई। इस विद्रोह की पूरी सेटिंग विलियम ब्राउन ने की। अब जाहिर है ये बंटवारे का वक्त था। इस इलाके की सीमा लगती थी डोगरा राज से और पाकिस्तान से। यही दो विकल्प थे, तो वे पाकिस्तान से मिल गए जो उन्हें पूर्ण ऑटोनॉमी देने का वादा कर रहा था। ऑटोनॉमी यानी अनुच्छेद 370, धारा 370, यानी वही जो हम तब तक डिसाइड नहीं कर पाए थे कि दें या न दें। तो गिलगित की अस्थायी सरकार फटाफट पाकिस्तान से विशेष दर्जे के साथ जुड़ गई। आज भी वह पाकिस्तान का प्रांत नहीं, प्रोविंस नहीं है, गिलगित बाल्टिस्तान ही है। आजाद कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद खान थे, जो 5 जुलाई 1975 से 31 अगस्त 1977 तक थे। अभी चौधरी अनवर उल हक प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर पाकिस्तानियों ने ऑटोनॉमी के वायदे को निभाया है, आज तक निभाया है। खोखली ही सही, मगर ऑटोनॉमी तो है। गिलगिट बाल्टिस्तान जब कश्मीर से अलग हुआ, तब हमारी सेना श्रीनगर पर लड़ रही थी। फिर राजा ने इंडिया में एक सेशन पेपर साइन कर लिया था, तो हमारा दावा अब के सारे राज्य पर बनता था। लिहाजा हमने दावा किया उसका बड़ा हिस्सा जो अब पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में था, हमने उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके कहना शुरू कर दिया। मगर आज की पीढ़ी के अनपढ़ों को बताया गया है कि पाकिस्तान ने हमसे यानी नेहरू से या कश्मीर राजा से लड़कर पीओके पर कब्जा किया है। ये समझ दोस्तों गलत है। खैर, बात तो विलियम ब्राउन की हो रही थी। ब्राउन 12 जनवरी 1948 तक गिलगिट स्काउट्स की कमान संभाले रहे। जब उनकी जगह असलम खान ने ले ली तो वे चले गए। ब्राउन के कार्यों की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की और इसे एक गैर कानूनी और अलोकप्रिय तख्ता पलट माना, जबकि पाकिस्तानी सरकार ने इसकी सराहना करते हुए दावा किया कि ब्राउन को वहां के लोकल लोगों का पूरा समर्थन हासिल था। ब्राउन ने खुद अपने कार्यों की गंभीरता को स्वीकार किया, कबूला, और बाद में उन्होंने टिप्पणी की कि उनके कार्यों में उच्च राजद्रोह के सभी तत्व शामिल थे। फिर भी वह अपने मन में जानता था कि वह जो कर रहा था वह सही था। 1998 यानी 1998 में गिलगित में बिताए समय की ब्राउन की डायरी द गिलगित रेबेलियन नाम की किताब के रूप में प्रकाशित हुई। जनवरी 1948 में गिलगित से लौटने के बाद ब्राउन फ्रंटियर कांस्टेबुलरी में ट्रांसफर हो गए, जहां उन्होंने अगले 2 वर्षों तक सेवा दी। जुलाई 1948 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। ब्राउन 1959 तक पाकिस्तान में रहे और उसके बाद वह अपने परिवार के साथ यूनाइटेड किंगडम लौट आए। ब्राउन की मौत उनके 62वें जन्मदिन से 8 दिन पहले 5 दिसंबर 1984 1984 को दिल का दौरा पड़ने से हो गई। पाकिस्तान की सरकार ने 1993 यानी 1993 में ब्राउन को मरणोपरांत सितारा ए इम्तियाज सम्मान से नवाजा, सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कहानी।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।